बेसिकली ये थप्पड़ पड़ना चाहिए हमारे सेंसर बोर्ड के चेहरे पे। जहाँ पर ज़रूरत थी एक स्टेप फॉरवर्ड लेने की, वहाँ पर सेंसर बोर्ड 10 स्टेप बैक चला गया। इंडिया के अंदर सेक्स एजुकेशन टैबू क्यों है? फोन देखने के मामले में इंडिया वर्ल्ड में टॉप 3 पर आता है। अभी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको पहली बार पीरियड्स आता है तो बहुत घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। WHO के अकॉर्डिंग दुनिया में 12 to 19 ईयर्स एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें से 34% लोगों को HIV है। अगर यूथ को प्रोटेक्शन लेना होता है तो वो 100 बार सोचता है मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा हो। चाइल्ड अब्यूज़ के मामले में इंडिया पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आता है। आज भी जो चाइल्ड अब्यूज़ केस आते हैं उनमें से 90% केसेस में पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनके बच्चे के साथ हो क्या रहा है। आपको याद है कि आपने अपने बच्चों से सेक्स के बारे में कब बात की थी? क्या आपने बात की भी थी? क्या आपको ये याद है कि स्कूल में रिप्रोडक्शन का चैप्टर आपको पढ़ाया गया था? और अगर पढ़ाया गया था तो उसमें क्या पढ़ाया गया था? जी हाँ, सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया के अंदर हज़ारों सालों से टैबू की तरह देखा जाता है और इसी टैबू को नॉर्मलाइज करती है फिल्म ओ माई गॉड। फिल्म में जो कहानी है, जो प्लॉट है, सेक्स एजुकेशन पर बेस्ड है और क्यों सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाई जानी, इस पर बेस्ड है। इसी पर बेस्ड ये पूरा कोर्ट रूम ड्रामा है और इसी पर पूरी कहानी जो है एक के बाद एक चाइल्ड अब्यूज़, प्रोस्टिट्यूशन और इस तरह के कई सारे जो टॉपिक्स हैं उनको परत दर परत कवर करती है। हालांकि जो मेन प्लॉट है कहानी का वो सेक्स एजुकेशन ही है। सबसे पहले तो इस फिल्म का कलेक्शन बता दूँ आपको कि 150 करोड़ की बजट में बनने वाली इस फिल्म ने 4 दिन में मात्र 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अब इससे जुड़ी एक कंट्रोवर्सी भी आपको बता देते हैं कि आज ही एक संगठन है जिसने एक इनाम की घोषणा की है जिसमें कहा गया है कि अक्षय कुमार को थप्पड़ मारने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये जो धमकी है, ये थप्पड़ मारने की जो बात है, बेसिकली ये थप्पड़ पड़ना चाहिए हमारे सेंसर बोर्ड के चेहरे पे और ये थप्पड़ पड़ना चाहिए हम सब के चेहरे पर, जिसकी वजह से आज ये फिल्म लोग देखने नहीं जा पा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सेंसर बोर्ड को ये क्यों थप्पड़ मारना है? तो भैया सेंसर बोर्ड को थप्पड़ इस वजह से पड़ना चाहिए कि एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी कहानी जो खासकर बच्चों के लिए ही बनी है और बच्चों का ही देखना ज़रूरी है, उसको उन्होंने अंडर एज सर्टिफिकेट नहीं दिया, अडल्ट सर्टिफिकेट दिया। यानी कि जिस एज ग्रुप के लिए वो कहानी बनी है वो उसे देख ही नहीं सकता। हालांकि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फिल्में हैं, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसको सेंसर बोर्ड रिलीज़ करता रहता है और वो कितने अश्लील हैं ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। बट जहाँ पर ज़रूरत थी एक स्टेप फॉरवर्ड लेने की, वहाँ पर सेंसर बोर्ड 10 स्टेप बैक चला गया है। ये सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि इस फिल्म को अंडर एज सर्टिफिकेट देके और प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फिल्म को देख सकते। बट ऐसा उन्होंने किया नहीं। क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था, पॉलिटिकल दबाव था, रिलीजियस दबाव था, पता नहीं, बट कम्युनल हार्मोनी के नाम पर सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को अडल्ट सर्टिफिकेट दे दिया। दूसरी तरफ मैं फिल्म के मेकर्स को भी कहना चाहूँगा कि वो फेल हो गए। वो फिल्म रिलीज़ के पहले ही फेल हो गए बिकॉज वो जो कहानी फिल्म रिलीज़ के बाद बच्चों को बताना चाहते थे, उनके पेरेंट्स को बताना चाहते थे, स्कूल को बताना चाहते थे, टीचर्स को बताना चाहते थे और पूरी सिविलाइजेशन को बताना चाहते थे, वो कहानी एक सेंसर बोर्ड को समझाने में असमर्थ रहे। फिलहाल फिल्म की बात करें तो फिल्म बहुत बेहतरीन है, टॉपिक बहुत यूनिक है, बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सेंसिटिव भी है, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए। इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस पर बात होनी चाहिए और खुल के होनी चाहिए। देखिए, इस फिल्म को अगर आप पूरी देखते हैं तो पूरी फिल्म देखने के बाद आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर से ज़रूर आएगा और वो ये कि इंडिया के अंदर सेक्स एजुकेशन टैबू क्यों है और इंडिया के अंदर सेक्स एजुकेशन ज़रूरी क्यों है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडिया के अंदर सेक्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों इस पर खुलकर बात की जानी चाहिए। आपको मैं बता दूँ कि पॉर्न देखने के मामले में इंडिया वर्ल्ड में टॉप 3 पर आता है और सबसे ज़्यादा जो पॉर्न देखते हैं वो 12 से 16 साल के एज ग्रुप के बच्चे होते हैं जो पॉर्न कंज्यूम करते हैं सबसे ज़्यादा ऑनलाइन जाके। हालांकि इंडिया में पॉर्न साइट्स पर बैन लग चुका है, बट इसके बावजूद VPN का यूज़ करके ये बच्चे पॉर्न साइट को जाते हैं और वहाँ से पॉर्न कंज्यूम करते हैं जिस पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। और ये सब इसलिए है बिकॉज ये उनकी क्यूरियोसिटी है, उनको पता नहीं है इस बारे में, वो नहीं जानते हैं कि बेसिकली ये क्या है, ये आर्ट है, ये एक ज़रूरी नीड है, ये हंगर है, क्रेविंग है या क्या है, उनको नहीं पता। उनको ऐसा लगता है कि बस ये एक एंटरटेनमेंट है, उनको यही लगता है।
और वो एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ही पॉर्न साइट पर जाते हैं और पॉर्न कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है स्कूल्स में, कॉलेजेस में और अपने घर में भी कि हम सेक्स एजुकेशन पर बात करें, सेक्स पर बात करें, इसे टैबू नहीं बनाएं, इसको नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। और जब हम इसको नॉर्मलाइज कर देंगे तो ये जो कंजम्पशन है पोर्न का, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। देखिए, इस टॉपिक पर बात क्यों करनी चाहिए, चर्चा क्यों करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको कुछ 3-4 पॉइंट्स बताता हूँ जो अगर आपकी समझ में आ गए तो मेरा मानना है कि आप इस पर बात ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि देखिए, सेक्स एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि यूथ जो है हमारा, जो हमारे यंग एज किड्स हैं, जो 12 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बॉयज़ हैं, इनको सेक्स एजुकेशन देना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इनकी बॉडी पे जो एज के अकॉर्डिंग हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, ये उसके बारे में पहले से अवेयर रहें, पहले से प्रिपेयर रहें, ताकि जब भी कभी इनके साथ ऐसा कुछ हो तो ये डरे नहीं, एक नॉर्मलाइज तरीके से उसको फेस करें और उसके बारे में अगर ये जागरूक रहेंगे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके लिए इस चीज़ को आप स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, इस चीज़ को हम घर पर भी डिस्कस करते हैं, जो हम जनरली नहीं करते। दूसरी एक चीज़ है कि आपने देखा होगा अक्सर टियर 2, टियर 3 सिटीज़ जो हैं, या गांव हो गए या छोटे छोटे जो कस्बे हो गए, टाउन्स हो गए, उनमें आपने अभी भी देखा होगा कि जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो पैड्स लेने जाती हैं तो आज भी हिचकिचाती हैं मेडिकल स्टोर में डायरेक्ट पैड मांगने में। दूसरी चीज़, जब वो पैड लेने जाती हैं तो उनको आज भी पेपर या ब्लैक पॉलीथीन में कवर करके ही वो पैड दिया जाता है, या फिर वो खुद ही पेपर या ब्लैक पॉलीथीन मांग लेती हैं। ऐसा क्यों है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, पीरियड बेसिक नीड है पैड उसकी, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस हुआ। इसको आखिर आज तक टैबू क्यों माना जाता है? हालांकि 2014 के बाद से गवर्नमेंट इसमें काफ़ी रिफॉर्म्स कर रही है, बहुत जागरूक करने की कोशिश कर रही है, बट अभी भी आज तक ये एक टैबू की तरह ही देखा जाता है। दूसरी चीज़, अगर हम उनको उसके बारे में बताते हैं, स्कूल्स में बताते हैं या घर पर बताते हैं या कहीं भी इसके बारे में नॉर्मल डिस्कशन करके अगर हम बताते हैं, तो बेसिकली वो इसके बारे में प्रिपेयर रहेंगे। जो छोटी बच्चियां हैं वो अपने पीरियड्स को लेकर उनको खासकर बताना ज़रूरी है, ताकि जब भी उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आएँ, जब भी उनके पीरियड्स की शुरुआत हो, तो उनको पता हो कि भैया ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये नेचुरल है, ये होता है। वो घबराएं नहीं। आज भी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको पहली बार पीरियड्स आता है तो बहुत घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट यह है कि सेक्स एजुकेशन के थ्रू हम प्रेगनेंसी या टाइम से पहले होने वाली जो सेक्सुअल डिजीज़ होती हैं, लाइक HIV वगैरह, इसके लिए भी हम अपने यूथ को जागरूक कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि वो प्रिपेयर रहें और जो उन्हें नहीं करना है वो उन्हें पहले से पता हो। अगर मैं आंकड़े की बात करूँ तो WHO के अकॉर्डिंग दुनिया में 12 to 19 ईयर्स एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें से 34% लोगों को HIV है। अब आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा टॉपिक है, कितना बड़ा मुद्दा है जो कि डिस्कस किया जाना चाहिए स्कूल्स में, घर में और बाकी बाहर भी। आज भी अगर यूथ को प्रोटेक्शन लेना होता है तो वो 100 बार सोचता है मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा होकर कि वो किस तरीके से मांगे, क्या बोले। डायरेक्टली आज भी नहीं बोलता है कॉन्डम दे दो, आज भी वो कुछ ना कुछ बहाने बना के कि बलून दे दो या प्रोटेक्शन दे दो या कुछ दे दो फ्लेवर का नाम लेके इसी तरीके से मांगता है। तो बेसिकली आज भी वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया है कि वो डायरेक्टली आके मेडिकल स्टोर से प्रोटेक्शन मांग सके। और ये एक बड़ा रीज़न है कि आज इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। हम पूरी दुनिया में पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 है और लगातार ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है। तो ये भी एक रीज़न है कि सेक्स एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से इसके बारे में बताया जाना चाहिए। चौथे पॉइंट की बात करूँ तो चाइल्ड अब्यूज़ के मामले में इंडिया पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आता है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि भैया हम एजुकेशन के थ्रू अपना जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, उनको ये चीज़ बता सके कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, किस तरीके से कोई अगर टच कर रहा है तो वो गलत है, उसको मना करना है, या कोई अगर कर रहा है तो ठीक है ना। अगर ये चीज़ें डिस्कस होंगी, ये चीज़ें स्कूल में बताई जाएंगी, ये चीज़ें हम घर में उनके साथ डिस्कस करेंगे, तो एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर उनके अकॉर्डिंग बनेगा, वो आपके साथ कंफर्टेबल होंगे। और इन फ्यूचर अगर उनके साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो वो आकर सबसे पहले आपको बताएंगे। आज भी जो चाइल्ड अब्यूसेस केस आते हैं उनमें से 90% केसेस में पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनके बच्चे के साथ हो क्या रहा है। वो तो बाद में जब मामला सर के ऊपर से निकल जाता है तब उन्हें पता चलता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, इससे वो आपके साथ कंफर्टेबल होंगे, वो आपको बताएंगे। इन फ्यूचर अगर कुछ हो रहा है तो बताएंगे, पास्ट में कुछ हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे।
तो बेसिकली माय पॉइंट इज़ कि भैया सेक्स एजुकेशन जो है वो ना सिर्फ यूथ को एक जागरूक नागरिक बनाता है बल्कि एक सेंसिटिव सिविलियन भी बनाता है, और साथ ही साथ वो उसको जिम्मेदार बनाता है लोगों के प्रति। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इन्हीं पॉइंट्स पर ये फिल्म जो है प्रॉपर शुरू से लेके एंड तक बात करती है। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। तो फिल्म की कहानी उज्जैन में बेस्ड है। बेसिकली 27 कट में से एक कट वो उज्जैन नाम भी है जिसको हटा दिया गया है पॉलिटिकल प्रेशर या रिलीजियस प्रेशर के दबाव में आकर। बट जो सीन्स हैं, जो माहौल है, जो लैंग्वेज है, उससे साफ पता चलता है कि कहानी उज्जैन पे प्लॉटेड है। कहानी शुरू होती है, कांटी शरण का एक बेटा है जिसका कि एक वीडियो वायरल कर दिया है स्कूल के बच्चों ने वॉशरूम में मास्टरबेट करते हुए, जिसकी वजह से स्कूल ने उसे निकाल दिया है। अब जो कांति शरण है यानी कि पंकज त्रिपाठी, वो अपने बच्चे को लेके परेशान है। वो चाहते हैं कि वो उसको लेके भाग जाएं, क्योंकि घर में सब जगह बदनामी हो रही है, सब जगह इसको टैबू माना जाता है, इसको रिलीजियस एंगल से देखा जा रहा है कि ये तो बहुत गलत बात है, आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये तो पाप हो गया, अनर्थ हो गया। इस तरीके की बातें पूरे समाज में हो रही हैं, जिसकी वजह से कांति शरण की बेइज्जती हो रही है। तो बेसिकली कांति शरण भागना चाहता है, बट उसका जो बेटा है जिसका रोल निभाया है आयुष वर्मा ने, वो एंड पे सुसाइड करने की सोचता है। वहाँ भी प्रकट होते हैं अक्षय कुमार, यानी कि जो शिव के गण बने हैं। हालांकि पहले वो शिव ही बने थे, लेकिन 27 कट में से एक कट ये भी है कि उन्हें शिव की जगह शिव का गण बना दिया गया है। तो वहाँ पर आके वो उसको बचा लेते हैं। फिर वो कांति शरण को रास्ता दिखाते हैं, जैसा कि ओ माय गॉड 1 में अक्षय कुमार ने परेश रावल को दिखाया था। तो यहाँ से कहानी पेस पकड़ती है और फिर शुरू होता है कोर्ट रूम ड्रामा। पंकज त्रिपाठी जो है वो केस कर देते हैं स्कूल के ऊपर, जो झोला छाप सेक्स डॉक्टर होते हैं उसके ऊपर, और कई और लोगों के ऊपर, खासकर अपने ऊपर भी, कि उन्होंने भी बच्चे से इस बारे में बात नहीं की, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। यहाँ से कोर्ट रूम ड्रामा शुरू होता है, और ये ड्रामा कितना ज़्यादा इंटेंस है, कितना इंटरेस्टिंग है, बीच में कितने फ़नी पार्ट्स हैं, कितनी ठहाके हैं, सब आपको फिल्म देखने पे ही पता चलेगा। मैं आपको यहाँ पूरी कहानी नहीं बता पा रहा हूँ, बट हाँ इतना बताऊँगा कि फिल्म शुरू से लेके आखिरी तक सेक्स एजुकेशन, प्रोस्टिट्यूशन, झोला छाप डॉक्टर, जो दवाइयाँ हैं, जो बेसिकली सेक्स के लिए जो दवाइयाँ आती हैं उन पर, इन सारी चीज़ों पर एक गहरी चोट मारता है, और हर टॉपिक पर आपके मन में एक सवाल उठाता है। और वो सवाल यही है कि भैया क्यों ये चीज़ हम अपने बच्चों को क्यों नहीं बता पा रहे हैं, ये चीज़ एक टैबू क्यों है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी पे कोर्ट रूम ड्रामा चलता है। और एंड में जो है, आप सबको पता है कि एंड में पॉजिटिविटी ही आना है। एक्टिंग की बात करें तो पंकज त्रिपाठी ने बहुत बेहतरीन काम किया है, हमेशा की तरह लाजवाब रहे हैं वो। खास करके जो उज्जैनी लैंग्वेज, जो उज्जैनी एक्सेंट उनके मुंह में लगा है ना, गजब लगा है। मतलब पता नहीं चल सकता कि वो पंकज त्रिपाठी ही बोल रहे हैं। उनके इशारे वगैरह मिर्ज़ापुर वाले ही हैं, बट जो लैंग्वेज है, जो कैरेक्टर है, बहुत बेहतरीन है। पंकज त्रिपाठी के बेटे के रोल में जो आयुष वर्मा है, बहुत बेहतरीन काम किया है, गजब की एक्टिंग है उनका। मतलब उनके लिए तो स्टैंडिंग ओवेशन बननी ही चाहिए। अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार हमेशा की तरह इस बार भी जच्चे हैं। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर दिया है, बट उन पे जो सीन फिल्माए गए हैं वो बहुत ही, उसमें आप स्टोरी का कमाल कह दें या सिनेमेटोग्राफी का कमाल कह दें, बहुत प्यारे लगे हैं वहाँ पर, और पूरा माहौल उन्होंने बनाया है। पंकज त्रिपाठी के अगेंस्ट में जो एडवोकेट बनी है उनका नाम है यामी गौतम, और उन्होंने भी बेहतरीन रोल प्ले किया है। ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर जज बने हुए पवन मल्होत्रा का। पवन मल्होत्रा ने कोर्ट रूम ड्रामा के अंदर समा बांध दिया है। मतलब बहुत ही बेहतरीन चुलबुला और कॉमिक सा किरदार निभाया है उन्होंने। हालांकि सौरभ शुक्ला से कंपेयर नहीं कर सकते इसको, बट फिर भी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ओ माय गॉड 2 में बहुत बेहतरीन काम किया है। बाकी सभी कैरेक्टर्स ने भी अपने अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन काम किया है। गाने उतने अच्छे बैठ नहीं पाए हैं, अगर आप ओ माय गॉड 1 से कंपेयर करें तो। एक भी गाना मुझे ठीक ठाक नहीं लगा, मतलब एक भी गाना ऐसा नहीं लगा जो ज़ुबान पे चढ़ जाए। दूसरी चीज़, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो ओ माय गॉड 1 में था, जिसमें कि वो जो फ्लूट वाला म्यूज़िक था, वो इसमें उस तरह का कुछ भी काम नहीं कर पाए हैं। हालांकि एक गाना जो हंसराज रघुवंशी ने गाया है, जो कि फिल्म के एंड क्रेडिट्स में आता है, वो गाना बेहतरीन बना है। बाकी एवरेज ही है मामला इस बात का। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी बहुत बेहतरीन कह सकते हैं इसको, बिकॉज कई एक सीन ऐसे हैं जिनमें कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ सीन चल रहा है और आपको उसमें उत्साह आ जाता है, मज़ा, आनंद आ जाता है बिल्कुल। सपोज़ मैं बात करूं अगर कि अक्षय कुमार जब का जो शिव के गढ़ बने हैं, वो जब भी कांति शरण को कुछ भी बोल के निकलते हैं तो उसके पीछे से नंदी बैल
उनके पीछे पीछे जाता है। वो सीन इतना गज़ब है कई जगहों पे कि वास्तव में आनंद आ जाता है उसको देखकर, सीटी बजाने का मन करता है। बाकी कहानी बहुत कसी हुई है और 2.5 घंटे की फिल्म में इतना वास्ट जो टॉपिक है इसको कवर करना देखिए आसान काम नहीं है, बट फिर भी पूरी कोशिश की है। और ना सिर्फ एक टॉपिक, इसमें इन्होंने कई सारे टॉपिक्स और ऐड किए हैं। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको परत दर परत वो टॉपिक्स भी मिलेंगे, बट कहीं से भी कुछ अटपटा नहीं लगता। सब कुछ एक धागे में पिरोया हुआ है और एक दूसरे से लिंक्ड है। तो फिल्म बहुत बढ़िया बन पड़ी है, आप जाइए देखिए, और हो सके तो जब भी OTT पे आए, जब भी टेलीविज़न पे आए, अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर दिखाइए। बिकॉज़ ये फिल्म आपसे ज़्यादा आपके बच्चों के लिए देखना ज़रूरी है, जो कि 10 से लेकर 16 साल की एज ग्रुप या 17 साल की एज ग्रुप के हैं, उनके लिए ये फिल्म बहुत ज़रूरी है। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपने फिल्म देखी है, और अगर देखी है तो आपको ये कैसी लगी। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।